हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पंक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947, ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो रहेगा। चैप्टर बहुत लेंथी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं और साथ में ये इसकी एक दो वीडियोस जो हैं वो और आ जाएंगी। तो लास्ट हमने देखा था किस तरीके से जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो थे वो लड़ रहे थे ताकि उनको यहाँ से निकाला जा सके। अब हम फोकस करेंगे 1919 से 1922 के बीच में कौन कौन सी मूवमेंट जो थी वो ऑर्गेनाइज करी गई थी ताकि ब्रिटिशर्स को इंडिया से थ्रो किया जा सके या बाहर निकाला जा सके। सबसे पहले आता है हमारे पास राउलेट सत्याग्रह है। तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ, यानी कि सच्चाई की राह पे चलना। तो महात्मा गांधी जो थे ना, ये जो थे महात्मा गांधी, ये चाहते थे कि लोग जो है वो लड़े ना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा ना करें, मार कूट ना करें। तो ये चाहते थे कोई भी काम जो हो वो मतलब आराम से हो, बिना किसी अहिंसा के हो। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है, 1919 में गांधी जी जो थे उन्होंने सत्याग्रह को की मतलब शुरुआत करी राउलेट एक्ट के थ्रू। मतलब एक ना राउलेट एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और वो एक्ट जो था वो 1919 में ही पास किया गया था। इस एक्ट में क्या था कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियंस के, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्ट्रेंथ पुलिस पावर्स, कहने का ये मतलब है कि इंडियंस को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो थे वो उनसे ले लिए थे और पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी थी। महात्मा गांधी जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे और दूसरे लोग जो थे, उन्होंने ये सोचा कि जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, उन्होंने पीपल्स की बेसिक फ्रीडम को या जो सिटीजन्स हैं उनके अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, रोक दिया है। तो उन्होंने इसलिए क्या किया, राउलेट एक्ट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और उन्होंने बोला कि ये जो राउलेट एक्ट है ये क्या है, शैतानी है और बहुत ही अत्याचारी है। एक्चुअली राउलेट एक्ट क्या था? तो राउलेट एक्ट जो था 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया। इस एक्ट में ये था कि कोई भी इंडिया का पर्सन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ सेडिशियस बातें करता है, मतलब कुछ ऐसी बातें करता है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, जिससे लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्योंकि उस समय पे मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा चल रही थी, लोग बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया जिसको नाम दे दिया राउलेट एक्ट। उसमें उन्होंने बोला कि कोई भी पर्सन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी सेडिशियस बातें करता है तो हम उसको जेल में डाल देंगे, वो भी 2 सालों के लिए, और उसके ऊपर किसी भी तरह का केस नहीं लगाया जाएगा। अगर हम किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं या जेल में डालते हैं तो उस पर्सन के ऊपर कोई ना कोई केस लगा होता है, लेकिन उस समय पे गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ पास कर दिया कि कोई भी पर्सन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेडिशियस बातें करता है तो उसको बिना किसी ट्रायल के 2 सालों के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा खराब था, इसलिए सभी लोग इसको क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, और इसको डेविलियश और टायरानिकल जो है वो नाम दे दिया गया। गांधी जी जो हैं उन्होंने इंडियन पीपल्स को बोला कि 6 अप्रैल 1919 को नॉन वायलेंट अपोजिशन होगी इस एक्ट की। नॉन वायलेंट अपोजिशन यानी कि लोग बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी हथियारों का यूज़ किए वो क्या करेंगे, इस एक्ट को अपोज करेंगे। और वो कैसे किया गया, मतलब भूखे पेट जो है वो ह्यूमिलेशन और हड़ताल पे वो लोग बैठ के, मतलब क्या बोल सकते हैं, वो लोग हड़ताल पे बैठ के और उन्होंने क्या किया, इस एक्ट को अपोज किया। सत्याग्रह सभा जो थी वो सेटअप करेगी, सेटअप टू लॉन्च द मूवमेंट, ताकि इस मूवमेंट को चलाया जा सके। ठीक है, सत्याग्रह सभा यानी कि ऐसे लोग जो कि सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, जो ना कोई लड़ाई झगड़ा करे, मतलब बिना किसी को नुकसान पहुंचाए क्या करना, मूवमेंट को चलाना। तो ऐसे ऐसे मूवमेंट को चलाने के लिए सत्याग्रह सभा जो है अलग अलग एरियाज में लॉन्च करेगी। राउलेट सत्याग्रह जो है वो ऐसा सत्याग्रह बन चुका था जो कि पूरे इंडिया में, जिसने मतलब पूरे इंडिया के लोगों ने उसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज किया। लेकिन ये जो था ये अभी इतना ज़्यादा फैला नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीज़ में ही था। गांव ग्रास के जो एरिया थे ना, वहाँ पे ये अभी राउलेट सत्याग्रह एक्ट जो है वो नहीं पहुंचा था। अप्रैल 1919 में बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस यानी कि बहुत सारे प्रदर्शन हुए, बहुत सारी हड़ताल हुई कंट्री में, और गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया, उस हड़ताल को, उन डिमॉन्स्ट्रेशंस को, उन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स जो है वो अपनाए। तो
मतलब इन हड़ताल्स को, इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बहुत ही गंदे तरीके जो थे वो अपनाए, ताकि वो इस प्रदर्शन को क्या कर सके, इन हड़तालों को रोक सके। उन्होंने क्या किया, जो जनरल डायर थे ना, उन्होंने क्या किया, पंजाब के जलियांवाला बाग में बहुत सारे अत्याचार जो थे वो परफॉर्म किए। अत्याचार किस तरह से किए, वहां पे निहत्थे लोगों पे क्या चलाई गई, गोलियां चलाई गई थी। ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है। यहाँ पे लोग जो है ना वो मतलब वॉल को दिखा रहे हैं जहाँ पे जनरल डायर ने ओपन फायर करवाया था, जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। एक्चुअली क्या था, 13 अप्रैल 1919 में जो था बैसाखी वाले दिन ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता था उस जलियांवाला बाग में। तो वहाँ पे जनरल डायर ने क्या किया, मतलब देखा कि लोग इकट्ठे हुए हैं और अपनी दहशत फैलाने के लिए वहां पे निहत्थे लोगों पे उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी। उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे। और ये एक बहुत बड़ा मैसेकेयर हुआ था, बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, कत्लेआम वहां पे करवाया गया था, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवाई गई थी जनरल डायर के द्वारा। तो वो ये उन्होंने क्यों किया, ताकि लोगों के अंदर दहशत फैल जाए, उनको पता चल जाए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकती है, लोग डर जाएं और वो प्रोटेस्ट करना बंद कर दें। तो ऑन लर्निंग अबाउट द मैसेकेयर, इस मैसेकेयर को सुनने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने अपना गुस्सा और अपना दुख जो है कंट्री के लिए वो कैसे जो है वो शो किया था, बाय रिनाउंसिंग हिज नाइटहुड। नाइटहुड एक जो था वो ऑनर था, एक इनाम था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किसी पर्सन को या पर्सन को दिया जाता था, ताकि उसने अच्छी अचीवमेंट किसी फील्ड में पर्सनल अचीवमेंट जो है वो क्या की हो, हासिल की हो। जैसे कि यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, ये एशिया के फर्स्ट पर्सन थे जिनको लिटरेचर में प्राइज मिला था। तो उन्होंने ये जो प्राइज था, नाइटहुड का जो प्राइज था, इन्होंने क्या कर दिया था, ब्रिटिशर्स को वापस कर दिया था। क्यों, क्योंकि ये उस जलियांवाला बाग मैसाकेर से बहुत ज्यादा क्या हुए थे, दुखी हुए थे। फिर अब रॉलेट सत्याग्रह के समय पे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो क्या करते, मतलब ये कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम जो है वो यूनाइट होकर क्या करें, इकट्ठे होकर ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़े। और इसमें महात्मा गांधी जो थे वो इंडिया को सिर्फ एक इंसान के, मतलब वो ये नहीं देख रहे थे कि यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग जो है मैं उनके लिए लड़ूंगा, मुस्लिम्स के लिए लड़ूंगा, मतलब अलग अलग कम्युनिटी के लिए नहीं वो लड़ रहे थे, बल्कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग रह रहे थे, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का हो, उन सब के लिए वो क्या कर रहे थे, इस राउलेट सत्याग्रह को उन्होंने चलाया। ठीक है। और हिंदू मुस्लिम जो थे वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। अब हमारे पास आता है खिलाफत एगिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एगिटेशन का मतलब भी मूवमेंट ही होता है, आंदोलन ही होता है। तो इसको खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। खिलाफत एक इशू जो था, ये बहुत बड़ा एक कारण बना था मूवमेंट चलाने का। 1920 में जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने बहुत ही एक हार्श ट्रीटी जो थी टर्किश सुल्तान के ऊपर, जिसको खलीफा के नाम से जाना जाता है, उस समय पे जाना जाता था, तो उनके ऊपर एक बहुत ही हार्श ट्रीटी जो थी वो क्या कर दी थी, इम्पोज कर दी थी। क्योंकि उस समय पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर में टर्की जो था वो क्या हो गया था, हार गया था, जिसमें ब्रिटिशर्स ने टर्की को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, और वहां पे अपने रूल्स जो थे वो क्या करना शुरू कर दिए थे, इम्पोज करना शुरू कर दिए थे। पीपल जो थे, पीपल वर फ्यूरियस अबाउट दिस एज दे हैड बीन अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर। पीपल जो थे वो इस चीज़ से बड़ा परेशान हो रहे थे, क्योंकि अभी अभी जस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर जो इंडिया के अंदर हुआ था, उससे भी बहुत लोग जो थे वो दहशत में आ गए थे। इंडियन मुस्लिम जो थे वो उस खलीफा की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, और वो चाहते थे कि खलीफा जो है वो सेक्रेट प्लेसेस पे उनको जाने दिया जाए, और उनकी उन सेक्रेट प्लेसेस के ऊपर किसी और ब्रिटिशर्स का हक ना हो। ठीक है। जो ऑटोमन अंपायर थी ना टर्की की, तो वहां पे जितने भी सेक्रेट पवित्र स्थान थे, ठीक है, पूजा पाठ वाले जो भी स्थान होते हैं ना, जैसे मुस्लिम्स के जो भी पूजा पाठ वाले जो भी स्थान थे, तो उनके ऊपर ब्रिटिशर्स अपना रूल ना जताए, अपना हक ना जताए, तो उन वो एज इट इज ही रहे जैसे वो ब्रिटिश के टर्की को कैप्चर करने से पहले थे। जो लीडर्स थे खलीफत एगिटेशन के, वो थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, यानी कि जो जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाई थी ना, वो उनके लीडर कौन थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये दोनों ब्रदर्स थे, और इनको अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। देन उसके बाद इन दोनों ने ये इनिशिएटिव जो था उठाया इस मूवमेंट को चलाने का, और ये लोग जो थे वो नॉन कॉपरेशन के साथ कॉपरेट कर रहे थे। गांधी जी जो थे इंडिया के अंदर, उन्होंने क्या किया, इनको पूरा सपोर्ट दिया, और साथ ही साथ में कांग्रेस से ये अर्ज किया कि वो पंजाब रॉन्ग्स के अगेंस्ट जो है वो क्या करे, कंपेन चलाएं। पंजाब रॉन्ग्स के अगेंस्ट कंपेन चलाने का मतलब, जो अभी पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था ना,
उसके लिए वो क्या करें, कैंपेन चलाएं और साथ ही साथ में खिलाफत जो गलत हो रहा है उसके लिए भी कैंपेनिंग करें और साथ में डिमांड करें किसकी, स्वराज की, मतलब पूरी की सेल्फ इंडिपेंडेंस की। अब साथ में क्या हो रहा था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो थी वो गेन कर ली थी 1921 टू 1922। बहुत सारे स्टूडेंट जो थे उन्होंने गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए थे। बहुत सारे लॉयर्स हो गए जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजा गोपालाचार्य जी, आसफ अली, इन्होंने भी अपनी प्रैक्टिसेस जो थी वो क्या कर दी थी, छोड़ दी थी। ब्रिटिश टाइटल्स जो थे उनको सरेंडर कर दिया गया था और लेजिस्लेचर जो कि 1912 में जो इलेक्शंस हुए थे, जब इंडियंस को भी अलो कर दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्होंने भी अपनी कुर्सी जो थी वो बाइकआउट कर दी थी, मतलब छोड़ दी थी। पीपल जो थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, फॉरेन क्लॉथ्स को जलाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ में जो कपड़ा फॉरेन से आ रहा था उसको भी उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट जो थी वो देखने को मिली थी 1920 से 1922 के बीच में। मतलब जो इम्पोर्ट हो रहा था ना इंडिया के अंदर, जो फॉरेन से कपड़ा आ रहा था, लोगों ने वो भी खरीदना बंद कर दिया, इंडिया के लोगों ने, ठीक है, इसलिए उनको उस इम्पोर्ट में डिक्लाइन आना शुरू हो गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये क्या थी, बहुत छोटी थी। अभी ये प्रोटेस्ट जो था, कंट्री का जो प्रोटेस्ट था, अभी दूसरे रीजन्स में या दूसरे पार्ट्स में पहुंचा नहीं था पूरी तरह से। अभी भी जो ये शुरू प्रोटेस्ट वगैरह किए जा रहे थे, ये कुछ ही लोगों के द्वारा किए जा रहे थे। अब लोगों ने क्या इनिशिएटिव्स उठाए, क्या स्टेप्स उठाए, बहुत सारे केसेस में पीपल जो थे वो ब्रिटिश रूल को नॉन वायलेंटली जो थे वो रिसिस्ट कर रहे थे, मतलब बिना किसी हथियारों के, बिना लड़ाई झगड़ों के। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स जो थी ना, वो गांधी जी के इस कॉल को कि भाई आपने जो मूवमेंट चलानी है या आपने जो प्रोटेस्ट करना है वो बिना लड़ाई झगड़ों के करना है, तो दूसरी जगह पे गांधी जी के इस कॉल को दूसरी तरीके से लिया जा रहा था। लोग जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो प्रोटेस्ट गांधी जी के आइडियाज़ के अगेंस्ट कर रहे थे। मतलब गांधी जी का क्या मोटिव था, सच्चाई के रास्ते पे चलो, आप लोगों ने लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बिना हथियारों के आपने अपनी डिमांड्स पूरी करवानी है। कुछ लोग जो थे वो गांधी जी की इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे, लेकिन कुछ जो फॉलोवर्स थे ना गांधी जी के, वो अपनी मर्जी से क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट को चला रहे थे। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं, पीपल जो इन मूवमेंट से लिंक्ड थे, मतलब जो भी नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट्स के साथ जो लिंक थे, वो अपनी लोकल ग्रीवेंसीज को देख रहे थे, मतलब जो उनको अपनी प्रॉब्लम्स थी, मुश्किलात जो थी, उनको देखकर वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, अगर आप खेड़ा में देखें जो कि गुजरात में है, यहाँ पे जो पाटीदार पीजेंट जो थे ना, उन्होंने नॉन वायलेंस कंपेन चलाई थी, किसके अगेंस्ट, हाईलैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट। मतलब उनसे क्या किया जा रहा था, ब्रिटिशर्स जो थे ना वो उनसे क्या कर रहे थे, लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा ले रहे थे। तो पाटीदार पीजेंट जो थे गुजरात के, वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स वो जो लैंड रेवेन्यू जो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं उसको उसको कम कर दे। फिर उसके बाद कोस्टल एरिया जो था आंध्र प्रदेश का, मतलब जो समुद्री इलाके थे आंध्र प्रदेश के, और साथ ही साथ में तमिलनाडु का जो इंटीरियर पार्ट था, वहाँ पे लिक्विड शॉप्स को पिकेटेड कर दिया। पिकेटेड मतलब घेर लिया गया था कुछ औरतों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, कि लोग यहाँ से शराब वगैरह ना खरीद सके। फिर गंतूर डिस्ट्रिक्ट जो थी आंध्र प्रदेश की, वहाँ पे ट्राइबल और पुअर पीजेंट जो थे, उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह जो था वो चलाना शुरू कर दिया। कुछ टाइम वो क्या करते थे, फॉरेस्ट सत्याग्रह कैसे चलाया उन्होंने, कि वो अपने जो उनके पशु वगैरह होते थे ना, उनको फॉरेस्ट में भेज देते थे बिना कोई फी, ग्रेजिंग फी दिए। एक्चुअली फॉरेस्ट जो एरिया थे वो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, तो किसी भी इंसान को, कॉमन पीपल को ये अलो नहीं था कि वो अपने जानवर जो है वो कहाँ जंगलों में भेज सके, वहाँ से लकड़ी काट सके, जंगलों का कोई भी सामान वो लेके आ सकते बिना ब्रिटिश ऑफिशियल्स की परमिशन के। तो ये लोग जो थे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जंगलों में अपने जानवर छोड़ दिए ताकि वो वहां जाके करें, ठीक है। तो उनके लिए वो फी भी नहीं दे रहे थे। कुछ लोग जो थे वो इस देवर प्रोटेस्टिंग बिकॉज, वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि कॉलोनियल स्टेट जो थी उन्होंने फॉरेस्ट रिसोर्सेज के यूज़ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी अलग अलग तरीकों से। उनका ये मानना था कि गांधी जी जो है वो क्या करेंगे, उनके टैक्सेस को रिड्यूस करवा देंगे, और फॉरेस्ट की जो रेगुलेशंस, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट के ऊपर रूल्स बनाए हुए हैं, लॉज बनाए हुए हैं, वो भी कम, मतलब ख़त्म करवा देंगे। बहुत सारे फॉरेस्ट मतलब गाँव में जंगल जो थे, वहाँ पे पीजेंट जो थे वो ये प्रोक्लेम कर रहे थे स्वराज की, और वो गांधी राज को क्या, मतलब वो ये बोल रहे थे कि अब ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ से चले जाएंगे, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद अब गांधी राज आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे गाँव में लोग जो थे वो ये डिमांड, मतलब सोच रहे थे। सिंध में जो कि अब पाकिस्तान में है, मुस्लिम ट्रेडर्स जो थे और पीजेंट जो थे, वो बहुत ज़्यादा इंथ्यूसियास्टिक थे खिलाफत कॉल को लेके। बंगाल के अंदर खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस जो था वो बहुत ज़्यादा चल रहा था, और यहाँ पे कम्युनल यूनिटी, मतलब हर एक धर्म के लोग जो थे वो आपस में मिल रहे थे, जिसकी वजह से नेशनल मूवमेंट को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला।
पंजाब के अंदर अकाली एगिटेशन जो थी सिखों की, एगिटेशन का मतलब ही मूवमेंट है, अकाली मूवमेंट चलाई गई थी सिखों के द्वारा, ताकि महंत कौन थे, वो लोग जो क्या करते थे, गुरुद्वारों की फंक्शंस वगैरह को परफॉर्म करते थे, मतलब सिख गुरुद्वारों के फंक्शनरी रिलीजियस फंक्शनरीज को देखते थे। तो पंजाब में जो सिख लोग थे उन्होंने अकाली एगिटेशन चलाई, अकाली मूवमेंट चलाई, ताकि वो करप्ट महंत को क्या कर सके, रिमूव कर सके। एक्चुअली ये जो महंत थे ना, ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स क्यों सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि गुरुद्वारा जो थे वो भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंदर थे। इस मूवमेंट से बहुत सारे लोग जो थे वो क्या होने लगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ भी मतलब क्लोजली उसके कंटेक्ट में आने लगे। आसाम में जो टी गार्डन लेबरर्स थे, जो मतलब चाय पत्ती वगैरह उगाते थे, उन्होंने गांधी महाराज की जय शाउट करना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए कि गांधी महाराज जो है उनकी जय हो। और ये जब वो बोलते थे ना, इसमें शाउटिंग करने के बाद वो बोलते थे, वो क्यों गांधी जी को ज़्यादा मतलब सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये हमें क्या कर देंगे, हमारी तनख्वाह जो है वो बढ़वा देंगे। और साथ ही साथ में दे लेफ्ट द ब्रिटिश ऑन प्लांटेशन एमिडिस डिक्लेरेशन दैट दे वर फॉलोइंग गांधी जीज विश। और उन्होंने जो मतलब ब्रिटिशर्स ने प्लांटेशन खरीदी हुई थी, फील्ड्स खरीदे हुए थे, उनको वहाँ से छोड़ के वो लोग चले गए। इंटरेस्टिंगली ये था कि असामीज जो थे वो वैष्णव सॉन्ग्स की जगह पे वो मतलब जहाँ पे कृष्णा और विष्णु भगवान के लिए जो मतलब सॉन्ग्स वगैरह बोले जाते थे, उनकी जगहों पे वो गांधी राजा के गाने उन्होंने गाना शुरू कर दिए। मतलब ये है कि अब गांधी जी को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा था, क्योंकि गांधी जी उनके अच्छे के लिए काम कर रहे थे। अब आता है द पीपल्स महात्मा, मतलब लोगों के महात्मा बन चुके थे कौन, गांधी जी। वी कैन सी फ्रॉम द अबव दैट समटाइम्स पीपल थॉट ऑफ गांधी जी एज अ काइंड ऑफ मसीहा। मतलब कई बार हमें ये देखने को मिल रहा है, ऊपर जब हमने अभी पढ़ा तो हमने ये देखा कि गांधी जी जो है उनको एक मसीहा की तरह क्या किया जा रहा था, मतलब उनके साथ एक मसीहा की तरह बिहेव किया जा रहा था। लोगों का मानना था कि ये हमारे लिए क्या है, मसीहा है, और ये हमें हमारी दुखों से, हमारी गरीबी से क्या करने आए हैं, निकालने आए हैं। गांधी जी जो थे विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी नॉट क्लास कन्फ्लिक्ट। ये जो थे गांधी जी जो थे ना, ये क्या कर रहे थे, ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लोगों को साथ में मिला रहे थे, ना कि बीच में उनके दरार डाल रहे थे। पीजेंट्स जो थे वो ये इमेजिन करने लगे ही वुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार, मतलब जो किसान थे ना, वो ये सोचने लगे थे कि गांधी जी जो है वो हमें जमींदारों के अगेंस्ट मतलब लड़ने के लिए हमारी हेल्प करेंगे। और एग्रीकल्चरल लेबर जो थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, उनका ये मानना हो गया था कि गांधी जी जो है वो हमें क्या करेंगे, ज़मीन प्रोवाइड करेंगे। और उस समय पे ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो गांधी जी के नाम पे, गांधी जी विद देयर ऑन अचीवमेंट्स, मतलब वो अलग अलग हर जगह पे अलग अलग लोग जो थे वो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। और कुछ जगहों पे गांधी जी के नाम पे लोग जो थे वो क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने गलत काम भी करना शुरू कर दिया। और एट द एंड ऑफ अ पावरफुल मूवमेंट, इस पावरफुल ये जो मूवमेंट चलाई जा रही थी, इसके एंड पे पीजेंट जो थे प्रतापगढ़ के, जो कि यूनाइटेड प्रोविंसेस में थे, जिसको अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे लोगों ने इलीगल एविक्शन जो थी टीनेंट्स की, वो करना, उसको करना रोक दिया था। मतलब क्या हो रहा था, कुछ जमीनें जो थी ना वो रेंट पे दी गई थी लोगों को, ठीक है। तो अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिन लोगों ने ज़मीनें रेंट पे दी थी ना, मतलब कुछ लोगों को, किराएदारों को, उनको वहां से निकालना शुरू कर दिया, वो भी फोर्सफुली, क्योंकि ये जो लोग थे, ये जो किराएदार थे, ये गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए इन लोगों को वहां से निकाल दिया। गांधी जी हु हैड वॉन दिस डिमांड फॉर देम अदर टाइम्स यूजिंग गांधी जी नेम। कई बार लोग जो थे वो गांधी जी का नाम लेके, जैसे ट्राइबल और पीजेंट्स हो गए, वो क्या करते थे, एक्शंस परफॉर्म करते थे, जो कि गांधीयन आइडल से बिल्कुल अलग होता था। मतलब गांधी जी ने वैसा बोला भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी लोग उनका नाम लेके क्या करते थे, अब मतलब हरकतें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते थे। अब आप यहाँ पे ये देखिए पिक्चर सी दी हुई है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन बताई गई थी गांधी जी की। वहाँ यहाँ पे देखिए ये विष्णु भगवान जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये गांधी जी हैं, यहाँ पे ये ऊपर सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इनको सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या आ जाता है हमारे पास, देखिए यहाँ पे द हैपनिंग्स ऑफ 1922 टू 1929। अब 1922 से लेके 1929 तक क्या क्या चीज़ें हुई। तो महात्मा गांधी जैसे कि आप जानते हैं वो वायलेंट मूवमेंट्स के अगेंस्ट थे, मतलब वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, बिना हथियारों के ही सारा काम हो जाए, वो ऐसा चाहते थे। उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया फरवरी 1922 में। क्यों, क्योंकि बहुत सारे एक मतलब झुंड था पीजेंट्स का, किसानों का, जिन्होंने चोरी चोरा, जो कि उत्तर प्रदेश में था, वहाँ के पुलिस स्टेशन में उन्होंने आग लगा दी।
उस समय 22 पुलिसमैन जो थे वो उस समय उस आग में उस पुलिस स्टेशन के अंदर मारे गए थे। पीजेंट जो थे उन्होंने ये काम क्यों किया था, बिकॉज जो पुलिस थी ना, ठीक है, चोरी चोरा की जो पुलिस थी, उन्होंने क्या किया था, लोग जब रैली निकाल रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस वालों ने उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी थी। अभी वो जो प्रदर्शन चल रहा था ना, वो बहुत ही पीसफुली चल रहा था, बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। तो उस चीज का बदला लेने के लिए जो पीजेंट्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी, जिसमें 22 लोग जो थे, 22 पुलिस वाले जो थे वो मारे गए थे। तो गांधी जी को अब लगने लगा कि ये मूवमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रही है, तो उन्होंने ये मूवमेंट बंद कर दी। जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुई, गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे वो स्ट्रेस लेने लगे कि कांग्रेस जो है वो अब उनको क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए रूरल एरियाज में। दूसरे लीडर्स जैसे कि चीता रंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने ये बोला कि कांग्रेस पार्टी जो है उनको क्या करना चाहिए, मतलब जिन लोगों ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाइकआउट कर दिया था, उन्होंने लेजिस्लेटिव पोजीशन जो थी छोड़ दी थी, उनको फिर से क्या करना चाहिए, इलेक्शंस लड़ने चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, गवर्नमेंट पॉलिसीज में दखल अंदाजी कर सके। दखल अंदाजी कहने का मतलब कि वो भी पार्लियामेंट के अंदर जाके गवर्नमेंट पॉलिसीज में अपनी पार्टिसिपेशन दिखा सकें। सो सोशल वर्क जो है वो विलेजेस में शुरू हो गया था मिड 1920s में, और गांधीयंस जो थे, मतलब जो गांधी को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने भी अपना पूरा सपोर्ट दिखाया। इससे ये प्रूव हो रहा था कि बहुत ही यूजफुल मूवमेंट यहाँ पे निकल चुकी थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि 1930 में शुरू हुई थी। देखिए क्या है यहाँ पे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी वो टोटली किसके अपोज थी, देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1921 1922 के बीच में चली थी, ये टोटली अपोज कर रही थी कि ये लोग जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं करेंगे, ठीक है, उनको उनके साथ कॉपरेशन नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना, इसमें क्या था कि भाई हम तो ब्रिटिशर्स की कोई बात मानेंगे ही नहीं, ब्रिटिशर्स जो मर्जी लॉ लेके आ जाए हम उसको नहीं मानेंगे। जैसे ब्रिटिशर्स ने टैक्सेशन पे क्या कर दिया, बोल दिया कि आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो पीपल्स ने बोला हम नहीं पे करेंगे, आप जो मर्जी कर ले, मतलब डिसोबे करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश को, उनके लॉज को नहीं मानते थे। दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई थी 1920s के टाइम पे। पहली, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो था, जिसको आरएसएस के नाम से जाना जाता है, इसकी फॉर्मेशन हुई। ये एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, और इसी टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इंडिया की वो भी बनी थी, जिसको सीपीआई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो पार्टीज थी, ये जो दोनों पार्टीज बनी, इनके अपने अपने आइडियाज थे कंट्री को लेके कि कंट्री कैसी होनी चाहिए। अब आगे क्या बोला जा रहा है, जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे ना, जैसे कि भगत सिंह, वो भी इस पीरियड में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे। अब ये जो डिकेड था, मतलब ये जो टाइम चल रहा था ना, ये कब कैसे खत्म हुआ, कांग्रेस ने क्या किया, पूर्ण स्वराज की, जिसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस बोलते हैं, इसकी डिमांड करना शुरू कर दी थी। पहले तो स्वराज चल रहा था, अब पूर्ण स्वराज था। पहले सेल्फ इंडिपेंडेंस थी, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी किसको, इंडियंस को। 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई कांग्रेस के द्वारा, और किसकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर, उस समय पे जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर ये डिमांड करी गई थी। कॉन्सिक्वेंटली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया कि हम 26 जनवरी 1930 को पूरे कंट्री के अंदर इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि बट इन्होंने क्या किया, ये डे डिसाइड कर लिया कि हम इस दिन क्या करेंगे, देश में आज़ादी मनाएंगे। इससे पहले एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। डिमॉन्स्ट्रेटर्स जो हैं, प्रदर्शनकारी जो हैं, वो साइमन कमीशन को अपोज कर रहे हैं। तो 1927 में, नवंबर 1927 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इंग्लैंड की, उन्होंने एक कमीशन जो थी, जिसको लॉर्ड साइमन, या आप कह सकते हैं सर जॉन साइमन जो था, उनको 7 चेयरमैनशिप के अंडर पे, मतलब ये जो था ये चेयर था, चेयरपर्सन थे कौन, लॉर्ड साइमन जो थे ये चेयरपर्सन थे, इनको 7 और मेंबर्स दे दिए थे, ताकि ये इनको इंडिया में भेजा गया एक कमीशन के थ्रू, और वहाँ पे ये बोल दिया गया कि भाई आप वहाँ जाके इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर को डिसाइड करें कि इंडिया कैसा होना चाहिए, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी। लेकिन कमीशन में कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। 7 के 7 मेंबर्स जो थे वो सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिशियर्स थे, मतलब अंग्रेज थे, इसमें इंडियन मेंबर्स कोई नहीं था। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा था, तो इंडिया का भी तो मेंबर होना चाहिए था ना उसमें। तो इन्होंने समझा, इन्होंने सोचा कि इंडियंस इतने काबिल नहीं है, तो इसलिए इन्होंने 7 के साथ जो है वो ब्रिटिशर्स को रख लिया, और बोला कि ये क्या करेंगे, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे।
ये जो डिसीजन था ये क्रिएट किया गया था, इस वजह से ये जो डिसीजन क्रिएट किया गया ना, बनाया गया, तो इस वजह से इंडियंस जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए। जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स थे इंडिया के अंदर, उन्होंने इस कमीशन को बायकॉट कर दिया। और उन्होंने जब वो कमीशन इंडिया में पहुंचा, और जब वो इंडिया में पहुंचा, जहां जहां से वो गुजर के गया, वहां वहां पे लोगों ने नारे लगाए, साइमन गो बैक, के यहाँ से चले जाओ। ये जो कमीशन थी ना, साइमन कमीशन, इसको सर जॉन साइमन के नाम से रखा गया था। ठीक है, अब ये लास्ट में आपका आता है, इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डीफ हेयर, मतलब बहरों को जो है वो आवाज़ सुनानी है तो आपको ज़्यादा शोर करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, यहाँ पे डेफ कौन है, मतलब बहरे लोग कौन है, ब्रिटिशर्स। तो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट जैसे कि भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, और भी बहुत सारे जो थे, ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट क्या कर रहे थे, फाइट कर रहे थे। और ये बोल रहे थे कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिच जो लोग हैं, वो रिच क्लासेस के जो लोग हैं वो नहीं उनके अगेंस्ट फाइट करेंगे, बल्कि इनके अगेंस्ट वर्कर्स और पीजेंट्स को क्या करना चाहिए, फाइट करना चाहिए। इस पर्पज़ के लिए इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको HSRA के नाम से जाना जाता है, 1928 में फिरोज शाह कोतला इन दिल्ली में इसको क्या किया, फाउंड किया। फिर 17 दिसंबर 1928 में भगत सिंह और आज़ाद और राजगुरु जो थे, इन्होंने क्या किया, साउंडर्स को असैसिनेट किया। साउंडर एक पुलिस ऑफिसर था, और असैसिनेट मतलब उसको मार दिया। क्यों मारा, क्योंकि ये जो साउंडर्स थे ना, इन्होंने क्या किया था, लाठी चार्ज किया था। कब, जब प्रदर्शन किया जा रहा था, प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो इन्होंने वहां पे लाठी चार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय की क्या होगी, डेथ हो गई थी। फिर 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह जो थे और BK दत्त जो थे, उन्होंने एक बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये बॉम्ब जो इन्होंने फेंका था ना उस असेंबली के अंदर, तो इसमें वो किसी को मारना नहीं चाहते थे। वो बॉम्ब इसलिए इन्होंने फेंका था ताकि वहां पे ब्रिटिशर्स को आवाज सुनाई दे कि वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। उनका एम किसी को मारना नहीं था। ठीक है, उनका ये मतलब वहां पे बॉम्ब फेंकने का ये मतलब था कि बहरे जो हैं, ब्रिटिशर जो बहरे हो गए, जो सुन नहीं रहे, उनको सुनाई दे, और उनको पता चले कि वो हमारे ऊपर किस तरीके से हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इस वजह से, मतलब उन्होंने इस साउंडर्स को मारा था ना, इसकी वजह से इनको क्या किया गया था, मार्च 23 1930 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मतलब इनको फांसी दे दी गई थी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू। भगत सिंह जब इनको फांसी दी गई थी तो उस समय 23 ईयर्स के थे। तो यहाँ तक ही आज रखते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा मार्च ऑफ डांडी। तो ये साल्ट मार्च का है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट या किसी को कुछ ना समझ आया तो वो मुझे पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड दोस्तों को अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।